नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आईआरआई वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे प्लांट साइंस के सिलेबस को। हम समझेंगे कितने यूनिट्स है और कौन कौन से यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके लिए हमारे साथ आज आकांक्षा मैम है। सो वेलकम मैम। हेलो, नमस्ते सभी को। तो जैसा रोहिताश सर ने बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट साइंस की। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उसका स्कोप क्या है, क्या उसकी बुक लिस्ट है और क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो हम सब कुछ एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आकांक्षा मैम, जो हमारे सभी व्यूअर्स हैं उनको आप बताइए, आप थोड़ा सा तो आप उनको बताइए कि मतलब प्लांट साइंस का क्या स्कोप है आगे, मतलब फ्यूचर में हम बात करें तो। जैसे कि अगर आपको बताऊं, जैसे कि हमारे बहुत ही रिनोड साइंटिस्ट जैसे कि डॉक्टर आर एस परोदा जी, उन्होंने भी प्लांट साइंस से ही कोई टाइम पे जो है अपना जीआरएफ एग्जामिनेशन दिया था। फिर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से उन्होंने अपने मास्टर्स की पीएचडी की और फिर उसके बाद में हमारे आईसीआर को लीड किया। उसी प्रकार से हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है जो कि प्लांट साइंस से तैयारी करते हैं अपनी, और फिर जेनेटिक्स से अपनी मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जैसे कि डॉक्टर हमारे एम एस स्वामीनाथन जी है, उन्होंने भी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से ही अपनी मास्टर्स और पीएचडी की थी। तो आप स्कोप बताइए, मतलब प्लांट साइंस का कंप्लीट क्या स्कोप है। देखिए, पहले तो प्लांट साइंसेज में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं, पर मैं जैसे जेनेटिक्स की हूँ तो मेनली आई विल टॉक अबाउट जेनेटिक्स ओनली। तो ऐसा होता है कि सबसे हमें पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आजकल की क्या है, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन तो बढ़ जा रही है, लेकिन जो लैंड अंडर एग्रीकल्चर है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो बहुत डिक्रीज हो जा रही है। तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा जो फोरमोस्ट हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो है ऐसी वेराइटीज़ बनाने के लिए जिनकी ईल्ड ज़्यादा हो, और दूसरा जिन जो रेजिस्टेंट हो मल्टीपल डिजीजेस के लिए और इंसेक्ट पेस्ट के लिए। तो प्लांट साइंसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है उस रिस्पेक्ट में। मोर ओवर पैथोलॉजी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट टू मेकिंग, मतलब स्टडी अबाउट द डिफरेंट डिजीजेस, देयर इटियोलॉजी, देयर मोड ऑफ एक्शन, तभी हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत बहुत मेजर सब्जेक्ट प्लांट साइंसेज के अंडर आते हैं। और जैसे सर आपने कहा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तो ऑब्वियसली सबने सुना है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे ज्यादा मेजर रोल जिस वक्त इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी हाई यील्डिंग वेराइटीज की, तो सबसे ज्यादा जो मेजर रोल रहा है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का रहा है। बिल्कुल आकांक्षा, आपने बिल्कुल सही बताया। और हम जानते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हमें अच्छी फसल उगानी है तो सबसे ज़रूरी है हमारा बीज। जितना अच्छा हमारा बीज होगा, जितनी ज़्यादा उसमें क्षमता होगी कि वो जो हमारी डिजीज और पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो, उतनी ही अच्छी हमें उत्पादन मिलेगा। उसके बाद में हमारा एग्रोनॉमी का काम बाद में आता है, पहले प्लांट साइंस का काम है इसके अंदर की अच्छी जो है वेराइटी वो डेवलप करे। सो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप सब लोग जानते हैं आईसीआर जीआरएफ का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। 120 क्वेश्चन आते हैं, ऑनलाइन मोड में आपकी एग्जामिनेशन होती है, आपको 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, इनकरेक्ट करते हो आप कोई भी क्वेश्चन को तो आपका जो है -1 जो है वो आपका जो मार्क्स है वो डिडक्ट होंगे। ओके। उसके अलावा इंग्लिश में ओनली पेपर जो है ओनली इंग्लिश में आएगा, हिंदी में बिल्कुल भी पेपर नहीं होता है। तो इसमें जो मेजर सब्जेक्ट ग्रुप्स है उनके बारे में आप मैम डिस्कस कीजिए। देखिए, तो जैसे मेजर सब्जेक्ट ग्रुप जो है वो तो प्लांट साइंसेज रहता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट सब सब्जेक्ट्स भी आते हैं जिसके अंडर हम अपनी मास्टर्स को आगे परस्यू कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो मेन आता है वो है प्लांट ब्रीडिंग, मतलब सभी मेन है, बट सबसे पहले आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसका सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिससे इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम डिजीजेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, फिर आता है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड देन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, जो भी इसके अंडर इंक्लूडेड हैं, जो इसमें पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चंस। हाँ, और अगर आप जीआरएफ क्लियर करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको केवल प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में ही एडमिशन मिलेगा। ये कुछ रैंक्स के लिए ही होता है, मतलब लिमिटेड सीट होती है इसके अंदर। अगर आप प्लांट साइंस ग्रुप से आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको आपकी अच्छी रैंक आएगी तो आपको प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो। अगर आपकी रैंक कम आती है उसके बाद मतलब मोस्टली यही प्रेफरेंस होती है। हो सकता है कि आपकी प्रेफरेंस पैथोलॉजी हो, आपको जो चॉइस हो आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। आप पैथोलॉजी से अपनी एमएससी कर सकते हो, आप एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी से आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो, आप सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी मास्टर्स कर सकते हो। और पीजीआर जो कि केवल आईआरआई के अंदर ही जो है हमारे पीजीआर से जो है हमारी मास्टर्स और पीएचडी होती है। और यहीं पे आप सब लोग जानते हैं एनबीपीजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसका जो हमारा हेडक्वार्टर है, जो इंस्टीट्यूट है वो भी हमारा न्यू दिल्ली में है। तो यहीं पे जो है उसके बाद में जो पीजीआर से अपनी मास्टर्स पीएचडी करते हैं वो यहीं पे साइंटिस्ट बन जाते हैं। ओके। सो कंप्लीट अब सिलेबस की बात करते हैं तो आप यूनिट वाइज सिलेबस डिस्कस कीजिए। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है। सबसे पहले तो यूनिट 1 आता है,
तो उसमें रहता है मोस्ट ऑफली, उसमें रहता है जनरल एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल एंड इन नेशनल इकोनॉमी। उसके बाद आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फिर आता है कल्टीवेशन ऑफ मेजर क्रॉप्स जैसे राइस, व्हीट, कॉटन, मेज, चिकपी, पिजन पी एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, इनकी क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ एनपीके एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सो मोस्टली जनरल एग्रीकल्चर के लिए आई वुड रिकमेंड नेमराज सुंदा, जो काफ़ी क्रिस्प बुक है। उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। जनरल एग्रीकल्चर से मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन से, एग्रोनॉमी एंड सॉइल्स का मेजर पोर्शन उसमें रहता है। तो उसके लिए नेमराज सुंदा और एसआर कांतवाई का ऑब्जेक्टिव बुक है, जो एक बहुत अच्छी बुक रहती है। उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं। बाकी अगर जो अभी सेकेंड या थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम है फोर्थ ईयर के लिए, तो आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि पेपर आ गया है 3 जुलाई को। बट जो पहले बाकी हैं उनके लिए आई विल रिकमेंड कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर की एक बुक आती है आईसीआर की, वो काफ़ी अच्छी बुक है उसके लिए, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आता है यूनिट 2। इसमें मोस्ट ऑफ और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो मोस्टली जो हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो जेआरएफ की एग्जामिनेशन में लगभग मतलब हम एक आइडिया लगाए कि कितने क्वेश्चन आते हैं। सर 15 to 20 क्वेश्चन 15 to 20 क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट यूनिट से आते हैं। तो ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर मैं बता दूं, जैसे कि इसमें सॉइल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे केवल यहाँ पे मेंशन है मेजर सॉइल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे केवल हमें उन सॉइल का नाम नहीं याद करना, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। किसी भी प्रकार का वहां से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। जो यहाँ पे क्रॉप मेंशन है, वीट, कॉटन, चिकपी, पिजन पी, सुगर केन, ग्राउंडनट, टोमेटो, पोटेटो, इनकी कंप्लीट जो हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती है वो हमें पता होना चाहिए। इनकी कंप्लीट बॉटनी जो है हमें पता होनी चाहिए। क्या इनकी जो कौन कौन सी वेराइटीज है जो हम यूज में लेते हैं। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी, जैसे हम बात करते हैं शुगर केन, तो उसमें क्रॉपिंग करते हैं, किसी भी प्रकार की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो कौन सी प्रैक्टिस कौन सी क्रॉप में करते हैं, सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना होता है। तो जैसा कि एक तो मैम ने बता दिया नेमराज सुंडा की बुक, उसके अलावा मैं एक और बुक आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि अभी मतलब जनरल एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अशोक सिंह मालवा सर की एक बुक आई है हमारी, जो एडवांस फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर नाम से है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, 2 वॉल्यूम है उसकी। तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा जो भी यहाँ पे टॉपिक मेंशन है उनका। और हम बात करते हैं ना जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, इसके अंदर जैसे आपको पढ़ना होगा जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, जो हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ डिटेल के अंदर, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जितना भी हमारा जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, डेटा हो गया, तो वो सब कुछ ये इंक्लूड करता है। ओके, कंटिन्यू कीजिए मैम और सर सेकंड ने यूनिट। जो कहा करंट अफेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई नई न्यूज़ आ रही है उनसे थोड़ा अपडेट रहिए, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उसके बाद आती है यूनिट 2। यूनिट 2 में मोस्टली जो है वो साइटोलॉजी के बारे में देखने को मिलता है, जैसे सेल ऑर्गेनेलिज है, माइटोसिस है, मियोसिस है, सेल साइकिल है, मेंडेलियन जेनेटिक्स है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये आ गई क्रॉप फिजियोलॉजी का पोर्शन, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है। बुक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक के लिए आपको किस तरह की बुक्स स्टडी करनी है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ये आ जाती है बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन। तो इसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स और विटामिन, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इनकी क्लासिफिकेशन, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके किस तरह से ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती है, इनके क्या रोल है प्लांट्स में, वो सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे विटामिन है, वो भी बहुत तरह के विटामिन होते हैं, तो हर विटामिन का क्या रोल है वो आपको डिटेल में पता होने चाहिए। हाँ, एंजाइम्स और हैं, मेनली कोफैक्टर्स जो हैं। विटामिन से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि कौन से विटामिन की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हमें कौन सी कौन सी डिजीज होती है। डिजीज होती मोस्टली है। जो है वो मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, या आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में हो गया, जैसे हमारा सुक्रोज होता है वो किससे बनता है, और जो भी हमारे जैसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होता है, रिड्यूसिंग शुगर, इसी प्रकार से जो डिटेल में जो है आगे और मैम डिस्कस करेगी कौन जी सी बुक सर। उसके लिए फॉलो करना चाहिए। जी सर। और जैसे फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन है, रेस्पिरेशन है, उसके अंदर एक कुछ साइकिल्स होती हैं, क्रेब साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, C3 कैम, ये सारी ETC है, ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। कौन से स्टेप पे कौन सी एंजाइम्स हम यूज करते हैं, उनसे किस तरह से ATPs बनती है, क्या है, कहाँ पे कौन सी साइकिल होती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये सब छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। तो उसके लिए जो बुक्स हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। उसके बाद आते हैं मेजर पेस्ट एंड डिजीजेस ऑफ राइस, व्हीट, चिकपी,
शुगर केन, इन सब जो मेन क्रॉप्स हैं उन सब के आपको पेस्ट एंड डिजीजेस आपको पढ़नी है। तो उसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप एक अपने लिए एक टेबल बनाइए, उसमें आप टेबल फॉर्म में सभी जो क्रॉप्स हैं क्रॉप वाइज हर डिजीजेस के बारे में लिखिए, उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स, उनके सिम्टम्स, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट हम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं और जो आईडीएम उनके लिए फॉलो करते हैं, क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चंस रहते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं ना, तो जी मेरे को लगता है मैम कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज होते हैं या तो उनसे आएगा। जी और सर। मैनेजमेंट में भी जैसे होता है ना कि हमारे मार्केट में तो बहुत सारी फंजीसाइड है, तो जी कौन कौन से वो याद करेंगे? तो इसके अंदर जैसे किस प्रकार से वो याद करें, मतलब बहुत होते हैं ना जी ऐसे। सर, सबसे पहले तो आईडीएम में तो तरह तरह की आती है, एक तो केमिकल आती है, फिजिकल आती है। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जैसे लूस मट है, तो उसके लिए हम सॉइल सोलराइजेशन, तो कुछ ऐसी हर एक डिजीज के लिए कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो स्पेसिफिक हैं, तो वो स्पेसिफिक हमें पता होना बहुत जरूरी है। फिर वो किस टेम्परेचर पे होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। और केमिकल जो है जैसे फंगस के लिए कौन कौन से केमिकल्स हम मोस्टली यूज करते हैं और कौन से भी मार्केट में है। हाँ, इससे हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से कुछ अभी लेटेस्ट हैं जो बैन हो चुके हैं, तो हमारे पास एक ये भी लिस्ट होनी चाहिए कि लेटेस्ट कौन से केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं जो अभी बैन हो चुके हैं और कौन से भी मार्केट में हैं। तो बैक्टीरियल के लिए अलग तरह के होते हैं, फंगस के लिए अलग तरह के होते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए किस पोर्स के लिए कौन से हम यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जी और सर। आप मतलब याद रख सकते हैं, मतलब क्योंकि मेनली जो जैसे कि हमारा स्मट हो गया, रस्ट हो गया, इनके लिए तो मेनली पूछा जाता है कि जैसे वीटावेक्स हो गया, प्लांटावेक्स हो गया, कौन जी सी सर। डिजीज को ये कंट्रोल कर। सर कुछ जो कॉमन है उनके थ्रू हम याद कर सकते हैं, वो याद करने में इजी रहता है। उसके बाद आती है यूनिट 3। तो उसमें सबसे पहले आता है कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, तो ये आ जाता है एक तरह से माइक्रोबायोलॉजी का कंटेंट। सो इट्स अ मिक्स, इसमें पैथोलॉजी भी है, इस यूनिट में पैथोलॉजी भी कवर होती है, माइक्रो भी कवर होती है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी होती है और सीड भी होती है। तो उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगाई एंड माइक्रोप्लाज्मास वायरसेस, तो ये सब आता है माइक्रोबायो के अंडर। इसके लिए आई वुड रिकमेंड एच सी दुबे, एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन दे रखी है टेक्सोनॉमी से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। 2022 में मैंने जेआरएफ का पेपर दिया था, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो पैथोलॉजी से आए थे, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पे ही ज्यादा फोकस करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से ही ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे ही बिल्कुल आएंगे। एकदम आप सही बता रहे हो मैम, क्योंकि और मैं आप सभी बच्चों, आप सभी को बता दूं कि जब पेपर सेट करने के लिए जो हमारा एनटी है वो कोई भी असाइन करता है कोई भी इन्विजिलेटर को, तो वो ये टारगेट देते हैं कि जितने भी यूनिट्स है ना उनमें से इक्वल क्वेश्चन आने चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही पोर्शन से जो है ज्यादा क्वेश्चन उठा ले, मतलब ऐसा एग्जामिनर नहीं कर सकता। तो जो भी पेपर सेट होता है उसके अंदर आप ध्यान रखें हर सब्जेक्ट का, जो ईच सब्जेक्ट है हमारी, उनका इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो जैसे मैडम ने बताया कि जो पैथोलॉजी है वो भी आपको अच्छे से कवर करनी है, और जो बुक वो बता रहे हैं उसको आपको थ्रोली कवर करना है। जी सर। उसके बाद आता है जैसे जीन्स ऑपरन कंसेप्ट, तो ये जैकोबन मोनेड ने जो ऑपरन का कंसेप्ट दे रखा है वो आपको सब पता होना चाहिए, किस तरह से वो काम करते हैं, इंड्यूसिबल, नॉन इंड्यूसिबल, इस तरह से आपको सब पता होना चाहिए डिटेल में। उसके बाद आती है प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ये आ जाता है एक तरह से बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन विच आई विल डिस्कस इन डिटेल। ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन, हिट्रोसिस, हिट्रोसिस का जो फिनोमिना है उसके लिए आप मुखर्जी की बुक रेकमेंड कर सकते हैं। तो किस तरह से हाइब्रिड्स बनती हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड क्या होते हैं, डबल क्रॉस हाइब्रिड्स क्या होते हैं, तो उनमें कभी कभी हमें 3 वे क्रॉस क्या होता है, तो उसमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर करके जाना है पेपर में, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इसमें हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पैने की वजह से गलत कर जाते हैं, तो ये बहुत ध्यान से आपको चीज़ें क्लियर करके जाना है। उसके बाद आती है इकोनॉमिक बॉटनी। उसके बाद आती है आईडीएम। आईडीएम के लिए एक बुक है आर एस सिंह की बुक, जो बहुत अच्छी बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल और बहुत ही क्रिस्प दे रखा है, तो वो काफ़ी आपको यूजफुल रहेगी। उसके बाद है स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड पास्चराइजेशन टेक्निक्स। फिर आते हैं कोश पॉस्टुलेट्स, इसके ये भी आर एस सिंह में बहुत अच्छे से दे रखा है, इसके 4 पॉस्टुलेट्स हैं, उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कौन सा पॉस्टुलेट इसमें से सही दे रखा है, कौन सा नहीं दे रखा है, किसी भी पैथोजन की पैथोजेनिसिटी को प्रूव करने के लिए ये कोश पॉस्टुलेट्स प्रूव करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं इटोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ रस्ट, स्मट और जो भी मेजर डिजीजेस हैं। फिर उसके बाद आता है पीएच, बफर, विटामिन एंड रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसके लिए जो चैप्टर नंबर 11 to 15 है, +1 बायोलॉजी, उसके जो ये चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो एनसीईआरटी के साथ साथ जो एलन और हेलिक्स की कुछ बुक्स हैं, उनके जो नोट्स आते हैं वो काफ़ी यूजफुल रहते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, फॉर साइकिल्स ऑल्सो, बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो एंड फिजियोलॉजी ऑल्सो। उसके बाद आता है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फ्लावरिंग। और उसके बाद जो पॉलिनेशन है, आजकल उससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पॉलिनेशन नॉर्मली एनीमोफिली एयर से होती है, चलो इतना हमें बेसिक बेसिक पता होता है, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म कौन सी पॉलिनेशन कर रहे हैं एड, वो हमें नहीं पता होता, तो उसके लिए आप जरूर पढ़िए, जैसे चिरोपटेरोफिली होती है, मरमैकोफिली होती है, और भी अलग अलग तरह की स्टिपेंडोफिली होती है, तो वो सब पढ़े हैं आप, क्योंकि वो आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन, जीआरएफ में भी, एसआरएफ में भी। उसके बाद आता है सीड टेस्टिंग, ब्रीडर फाउंडेशन। तो ये रहा सीड साइंस का सिलेबस। तो इसके लिए सबसे पहले एक तो आपको पता होना चाहिए किस तरह के सीड्स होते हैं, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फिर जो भी तरह के सीड्स होते हैं, फाउंडेशन सीड्स, तो उनके टैग्स कौन से कलर के होते हैं, क्या उनका साइज होता है, क्योंकि हर एक जो टैग होता है उसके एक पर्टिकुलर साइज होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और सीड साइंस के लिए टीएनएयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने नोट्स डाले हैं, दैट आर द बेस्ट नोट्स फॉर सीड साइंस। और उसके उसके अलावा पीके अग्रवाल की भी एक बुक है, वो बहुत अच्छी है। तो सीड साइंस में आप सीड टेस्टिंग के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, और सीड सर्टिफिकेशन का जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको भी ध्यान से उसको रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। उसके और एक डॉक्टर विकास मंगल जो हैं, एयर साइंटिस्ट हैं, उनकी यूट्यूब की वीडियोस हैं, तो उन्होंने एक सीरीज डाली है सीड साइंस के नोट्स की, वो बहुत अच्छी सीरीज है। अगर आप उसको देखें तो 15-15 मिनट की कुछ 7-8 वीडियोस है, वो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, और उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया है उस तरह से है, वो जेआरएफ के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो उस हिसाब से उन्होंने नोट्स बना रखे हैं। तो वो आई वुड रिकमेंड कि आप उस सीरीज को डेफिनेटली देखें। उसके बाद आता है प्रोडक्शन एंड सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, नाइट्रेट एसिमिलेशन, ये आ जाता है जो मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर रहता है वो। और आप सॉइल साइंस में भी देखेंगे कि ये चैप्टर, ये आप उससे वहां से कवर कर सकते हैं। हाँ, नाइट्रेट एसिमिलेशन जो है, आप जो जैसे कि ISSS जो बुक है, मतलब अगर आपका कोई दोस्त है वो सोइल से अगर तैयारी करा, आप उससे समझ लीजिए। नाइट्रेट एसिमिलेशन जो है वो आपको अच्छे से समझा देगा, मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो है आपका प्लांट साइंस से रिलेटेड नहीं है। ये हम जैसे मैम ने बताया कि मिनरल एंड न्यूट्रिशन का पार्ट है, जो कि हमारा जो सॉइल साइंस है उसके सिलेबस में आता है। तो आप अपने दोस्त से समझ सकते हैं, या फिर आप इसके लिए बुक रिकमेंड करूंगा मैं, आप जो हमारी रेडी एंड रेडी बुक है एग्रोनॉमी, उसमें भी दिया है, बेसिकली दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ISSS जो बुक है, अगर कोई सोइल से तैयारी कर रहा है तो एक बार उससे वो बुक लीजिए। और ये नाइट्रेट जो एसिमिलेशन का जो टॉपिक है वो हमारा देखने को मिलेगा, जो हमारा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं इसको। जी सर। और सर उसके बाद आता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रोल इन एग्रीकल्चर, ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके लिए तारो एंड कपूर की एक बुक है, उसमें आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बस कुछ टेबल्स दे रखे हैं जिसमें बताया गया हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस हैं या एग्रीकल्चर में यूजेस हैं, तो उसके बारे में सब डिटेल में दे रखा है। हाँ, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट भी है अगर हम बात करें तो, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इनको कवर करना है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन एक यहाँ पे छूट गया, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आप ISSS से कवर कर सकते हैं। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, किस प्रकार से होता है, उसके अंदर जो हमारा राइजोबियम है उसका क्या रोल होता है, किस प्रकार से इनोकुलेशन वो रूट्स के अंदर करता है कंप्लीट। इसके अलावा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है वो ये भी आ सकता है कि कौन सी राइजोबियम की जो स्पीसीज है वो हम कौन सी लेग्यूम क्रॉप के अंदर यूज में लेते हैं, उस प्रकार का भी कई बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है। जी, जैसे सर ने बताया, और कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हाँ, राइजोबियम के अलावा भी कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनसे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एरोबिक कौन से होते हैं, एनारोबिक कौन से होते हैं, सल्फर कौन से होते हैं, उस तरह से। फिर उसके बाद लास्ट रहती है यूनिट 4। तो इसमें बेसिकली रहता है फूड एंड इंडस्ट्री। तो फूड एंड इंडस्ट्री में एक सबसे पहले एक फूड साइंस का एक कोर्स रहता है हमारे को बीएससी एग्रीकल्चर में, दैट इज मोर देन एनफ फॉर दैट। एंड मोर ओवर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है फूड में, इंडस्ट्रियल में, वो भी काफ़ी रहता है, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद आता है कंपोस्टिंग एंड बायोगैस प्रोडक्शन। तो इसमें जैसे मीथेन गैस प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस है, क्या है, वो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसमें जो भी तरह तरह के रूरल डेवलपमेंट के जो भी नए नए मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं हाँ, इंडिया में, वो आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए, कब रिलीज हुए थे, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, और किस तरह से वो फायदा दे रहे हैं, वो सब आपको डिटेल में पता ये होना जो चाहिए। हमारा जैसे लास्ट में सिलेबस आ गया ना, जो कि हम जिसमें इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन इन इंडिया, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ICAR है वो हमारी मेन बॉडी है, जो क्या करती है, हमारा
रिसर्च कंडक्ट करवाती है, एजुकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और एक्सटेंशन जो भी टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है उसके एक्सटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आईसीआर के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो आपको याद करने हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जेआरएफ या फिर एसआरएफ, कोई सी भी आप एग्जाम उठाकर देख लो जिसमें इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन ना आया हो। हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट भी पूछ लिया जाता है। कई बार हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी हमारे पूछे जाते हैं कि कौन सा जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कब एस्टेब्लिश हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैडम जैसा हमने देखा कि सिलेबस केवल 4 यूनिट में है, जिसके अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी वो बेसिक आ गई, लास्ट यूनिट भी बेसिक मुझे लग रही है। तो सिलेबस देख के तो ऐसा लगता है कि भाई इतना सा ही सिलेबस है, बट इतना सा सिलेबस के लिए जो है हमें कितना पढ़ना पड़ता है आपको बताओ। जी सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि प्लांट साइंसेज का सिलेबस जो है वो देखने में लगता है कि बहुत कम है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मतलब आप लोग इतना रिलैक्स ना हो जाएं इतना छोटा सा 4 यूनिट्स देख के। एक्चुअल में ये सिलेबस जो है वो बहुत डेप्थ में है, क्योंकि पैथोलॉजी, सीड, जेनेटिक्स सारे सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस रहता है, और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो बहुत डेप्थ में दे रखे हैं। बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं जो लग रहा है कि जो ऐसे हमें लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन आपको प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पैथो है चाहे ब्रीडिंग है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे हो जाएगा। इट्स नॉट बेस्ड ऑन द मेमोरी, इट दीज आर द कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स। तो आपको इनमें कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा मतलब इसको थोड़ा सीरियसली लें और थोड़ा ध्यान से सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। हाँ, और अभी मैम जो है बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेगी। तो कई बार ऐसा होता है ना मैम, जैसे आप अभी बुक्स आप रिकमेंड करोगे, तो क्या हमें सभी बुक्स उतनी कंप्लीट पढ़नी होती है? क्योंकि बच्चा डरता है, कब बुक लिस्ट देख के सबसे ज्यादा डरता है। जी उतना नहीं डरता जितना वो सिलेबस देख के डरेगा। सिलेबस तो 4 यूनिट है, वो नहीं डरेगा। लेकिन जब वो बुक लिस्ट देखेगा उसको लगेगा इतनी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो बीएससी थर्ड ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, उनको लगता है कि यार 15 बुक कोई कैसे कवर कर सकता है। बेटा पता ही नहीं चलता है कब 15 बुक कवर हो जाती है। एक बुक से स्टार्ट करो, 15 को देखोगे ना तो आप कभी कवर नहीं कर पाओगे। ऐसे वो ऊपर तक देखते हैं यार, वहां तक कैसे पहुंचूंगा मैं सीढ़ी। अरे एक सीढ़ी तो चढ़े, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक वहां पे पहुंच जाओगे। बूंद बूंद से गड़ा भरता है। ठीक है। तो हम बात करें थे बुक लिस्ट की, तो आप ये जरूर बताना मैम हमारे जो बच्चे हैं उनको कि कौन सी बुक से कितना पढ़ना है। क्योंकि जी ये जो सर। कंप्लीट बुक लिस्ट हमने मेंशन कर दिया, ऐसा नहीं होता है हमेशा कि उस कंप्लीट बुक को ही आपको पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मैम जी प्लीज सर। बताइए। हाँ सर, ये आपने सही कहा कि सारी बुक्स से तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बुक्स देख के डरे मत, क्योंकि ऑब्वियसली डराने के लिए ये दो दो बुक्स ही काफ़ी हैं। ये वाली और ये वाली दोनों बीडी सिंह काफ़ी हैं एक मिनट, डराने के लिए। एक मिनट। जी। हाँ। जी सर। तो जेनेटिक्स के लिए जैसे बीडी सिंह सबसे बेसिक बुक रहती है, सबसे बेसिक। जेआरएफ वालों के लिए काफ़ी इजी बुक है, बट यस ऑब्वियसली इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो जो लेटेस्ट 2023 और 24 का क्वेश्चन पेपर है उसमें आप देखिए किन सब्जेक्ट से किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ उन्हीं पे कीजिए। तो सबसे पहले तो एक तो देखिए जो माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइटोलॉजी वगैरह से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उस पर फोकस करिए। सेल साइकिल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स से। मेंडल के लॉज क्या हैं, बोलने को लगता है ठीक है सेग्रीगेशन ऑफ लीव्स, नहीं, बट ये एक्चुअल में इट इज़, इसको पूरी तरह से किस तरह से ये होता है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपको जैसे रेप्लिकेशन है, और रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये चीज़ों के ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। ठीक है, तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि सिलेबस से स्टिक रहिए। सिलेबस ऐसा नहीं है कि वो पूरी बुक, अगर मैंने बीडी सिंह यहाँ लिख दिया तो आपको पूरी बुक पढ़नी है, नहीं। जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं बस आप उन्हीं पे ही पहले फोकस कीजिए। उसके बाद जब रिवीजन जब आप कर रहे हैं तब आपको एक बार फुंदन सिंह बुक देखनी है, क्योंकि फुंदन सिंह बुक में ऐसा है कि बहुत डिटेल्स नहीं दे रखी है, लेकिन अगर आप रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बुक रहती है। और उसके बाद आती है प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। तो प्लांट इससे इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ने की जरूरत है वो है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो शुरू के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से हिस्ट्री दे रखी है। उसके बाद आपको डिफरेंट तरह के जो सिलेक्शन मेथड्स होते हैं और मेटिंग मेथड्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर जैसे कि आपको इम्प्रूवमेंट मेथड्स हैं वो डेफिनेटली पढ़ने हैं। रिकरेंट सिलेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिंथेटिक वेराइटीज़, कॉम्पोजिट वेराइटीज़, ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर प्योर लाइन सिलेक्शन है, मास सिलेक्शन है, ये तरह तरह के जो मेथड्स हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद लास्ट में कुछ चैप्टर्स हैं वो आए आईपीआर और पीपीवीएफआर से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं।
जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज भी प्लांट साइंसेज के अंडर ही आता है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आती है एसेंशियल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स दे रखे हैं जो बीडी सिंह में कवर नहीं किए गए हैं, जैसे सिस्टम्स ऑफ मेटिंग। वो बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको आप वहां से पढ़िए। पिछले 2-3 साल पहले भी उससे काफी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और ये आई वुड रिकमेंड कि कुंदन सिंह आप तब पढ़िए जब पहले आपने बीडी सिंह पढ़ ली है। एंड में सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए आप कुंदन सिंह पढ़िए। आप पूरी तरह से इस बुक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, इसमें रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। थोड़ा क्रिस्प दे रखा है, पूरा डिटेल में नहीं दे रखा है, तो पहले आप इन्हें पढ़िए। उसके बाद रहती है जेनेटिक्स मेड इजी। जेनेटिक्स मेड इजी एक बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है साइटोजेनेटिक्स पार्ट। जो साइटोजेनेटिक्स पार्ट है वो काफ़ी अच्छे से दे रखा है और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, फिर उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स। अब क्या होता है, जब हम बुक्स तो पढ़ लेते हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें इसमें से कितना समझ आया है और कितना याद रहा है। तो उसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी हमें पता लगता है कि हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या कितना समझ आया। बिल्कुल एकदम सही बता रहे हो मैम। अगर कितना ही पढ़ लो, चाहे जी सर। आप पूरे जितने भी मैम ने बुक्स बता दी वो कर लोगे आप कवर, लेकिन फिर भी जो मेन कॉन्फिडेंस आपको देगा वो देगा आप जब सोल्व करोगे क्वेश्चन। क्योंकि बात क्या है, हमें जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, आप कंज्यूम करने का कोई मतलब नहीं है। आप कितना ही इनपुट ले लो, आउटपुट निकालना जरूरी है। और आपसे आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका पता लगाने के लिए एमसीक्यू सोल्व करना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू सोल्व करो। कोई भी टॉपिक आप पढ़ने के बाद में, जैसे आपने एक टॉपिक कवर कर लिया, एक बुक कवर कर ली कंप्लीट, आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस हो गया, पहले पीवाईक्यूज उठा के देखो, क्या मैंने जो पढ़ा था उसी में से कंप्लीट पीवाईक्यूज आए हैं या कुछ बाहर से भी आ रहे हैं। 10 से 20 क्वेश्चन बाहर से मिलेंगे हमेशा। मैं आपको बता दूं कि अगर 120 हमारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि जो हमारे 100 आपको क्वेश्चन है वो ऐसे देखने को मिलेंगे जो बुक से मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर बाहर से देगा, क्योंकि उसका भी तो पर्पज है ना कि कंप्लीट अगर बच्चा सोल्व कर देगा तो डायरेक्ट उसमें प्रेशर आता है कि क्या पेपर बनाया आपने। तो हमेशा वो 20 क्वेश्चन ऐसा डालेगा जो आप कहीं पे नहीं देखते हो। अब वो आप क्या है, जैसे आप अभी 25 का आप एग्जाम दोगे, तो 24 का आप पेपर देख रहे हो, तो आपको लगेगा यार 20 क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया, उनको उनके लिए मैं क्या सोर्स फॉलो करूँ। बेटा सब क्वेश्चंस के लिए सोर्स फॉलो करना जरूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है क्या आप वो सोल्व कर पा रहे हो करेक्टली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपने कंज्यूम कर लिया, अगर आप उससे आउटपुट ले पा रहे हो ना, दैट इज द बेस्ट। इसका मतलब आपने अपना काम कर दिया। तो मैम बताइए कौन कौन सी बुक से सोल्व कर सकते हैं जी, क्वेश्चन। जैसा सर ने कहा कि सारा कुछ पढ़ना मतलब सब जितना हमारे हाथ में है हम उतना तो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम पेपर में बैठते हैं तो शुरू के ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जब एक सॉल्व नहीं हो रहा है, दूसरा सॉल्व नहीं हो रहा है, तीसरा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको देख के डरना नहीं है। क्योंकि पेपर आपको देख के ही बनाया गया है, आपका सिलेबस देख के ही बनाया गया है। तो बस उस पे फोकस करना है कि जो हमने सिलेबस के हिसाब से जाना है और प्रीवियस को सॉल्व करना है। उसी से आपको पता लगेगा कि किन टॉपिक्स को कितना फोकस करना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो एक बुक है जेनेटिक्स के लिए, वो है बीके प्रसाद एंड बीडी सिंह की एक बुक है। ठीक है, तो जैसे जैसे टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हैं उनको साथ साथ सॉल्व करते जाइए। उससे आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक आपका वीक रह गया, कौन से चीजें आपको समझ नहीं आई। और ऐसे भी हो सकता है कभी कभी बुक्स में उतना डिटेल में नहीं दे रखा है, तो एमसीक्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी ही। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी यही बीके प्रसाद और बीडी सिंह जी की ही बुक है, तो वो भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से उसमें दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, तो टॉपिक वाइज चलिए। और मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि फर्स्ट गो में नोट्स मत बनाइए, क्योंकि फर्स्ट गो में पढ़िए चीज़ों को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और देखने के लिए कि क्या सिलेबस है, क्या सब कुछ मटेरियल है। जब आप 1-2 बार पढ़ रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो गई हैं, उसके बाद आप अपने नोट्स बनाइए। और फिर उसके बाद में, क्योंकि एंड में टाइम नहीं रहता कि हम दोबारा से सारे बुक्स को लेकर के बैठे, तो उस वक्त आप फिर अपने सिर्फ और सिर्फ नोट्स को मल्टीपल रिविजन दीजिए। क्योंकि अगर रिविजन होंगी तो ही फायदा, नहीं तो पेपर में बैठ के बस ऐसा होता है कि हाँ पढ़ा तो था पर अब याद नहीं आ रहा है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रिविजन करें। ठीक हम है। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, जैसे जी आजकल सर। हम सब जानते हैं कि लगभग 50% जो क्वेश्चन हमारे या तो असर्शन रीजन के आएंगे या फिर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो क्या कोई ऐसी बुक है जिसके अंदर जो है हमें असर्शन रीजन के और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं अभी तक प्लांट साइंस में? सर अभी तक तो मुझे नहीं पता है, बाकी पर आई जल्दी कैन। आ जाएगी, मैम से हम करेंगे रिक्वेस्ट की जो जी। हमारे स्टूडेंट्स है, जो हमारे एस्पिरेंट्स है, जो तैयारी करना चाहते हैं प्लांट साइंस से, उनके लिए कुछ एक ऐसी बुक डिजाइन की जाए इफेक्टिवली, जिसमें कंप्लीटली असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो।
ताकि जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अभी कंटेंट नहीं है मार्केट में, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन का, जिसकी वजह से जो है बच्चे उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और फाइनली जब, और उसके लिए जैसे कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बुक्स तो हो गई, उसके अलावा आप मॉक टेस्ट दीजिए। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे, जितने कोई सी भी आपका इंस्टीट्यूट हो सबका ले लो मॉक टेस्ट यार, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, उससे डाउन नहीं होना है। कई बार ये होता है कि मॉक टेस्ट जो बनाते हैं ना, उनको उतना इफेक्टिवली क्वेश्चन डिजाइन नहीं करना आता। जो बच्चे बनाते हैं मोस्टली जो जेआरएफ क्लियर करते हैं उन्हीं से डिजाइन करवाया जाता है। हो सकता है कि वो ज्यादा टफ बना दे, बट एग्जामिनर का माइंडसेट वो नहीं होता है। तो आपके अगर मार्क्स कम आए मॉक टेस्ट में, तो वो डिमोटिवेशन आपको नहीं लेना है। आपको ये देखना है कि जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि कई बार कोई इंस्टीट्यूट है वो बना रहा है, उसने जितना पढ़ा है वो तो उसी में से क्वेश्चन बनाएगा ना, जबकि एग्जामिनर का माइंडसेट अलग होता है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कभी भी ये पर्पस नहीं होता है कि आपकी अगर रैंक नहीं आ रही, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाओ, नहीं। आप वहां से सीखो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया, मेरा माइंडसेट क्या था, आप उस चीज को समझो कि उस टाइम पे मेरा क्या माइंडसेट था जब मैं सोल्व कर रहा था, और मेरे को क्या गलती नहीं करनी है। ये प्रैक्टिस करने के लिए हमें एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं। इसके अलावा जो हमारा आईआरआई वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी हम डेली क्विज करवाते हैं, क्विज कंडक्ट करवाते हैं। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे IARI वाला, ठीक है। तो वहां पे डेली डेली बेसिस पे जो है 10 क्वेश्चन का, ओनली 10 क्वेश्चन का होता है हमारा क्विज, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए इफेक्टिव होगा, कहीं ना कहीं मददगार होगा। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैम कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आता है प्लांट पैथोलॉजी। तो उसके लिए जैसे मैंने तब सिलेबस के वक्त भी बताया था, तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा टेक्सोनॉमी बेस्ड बहुत ज़्यादा सिलेबस था उसमें, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है एच सी दुबे। तो उसमें आपको क्या करना है कि हर एक जो किस तरह से ऑर्डर्स है आपको पता होना चाहिए, कि जब एकदम से क्वेश्चन आए कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्डर में फॉल करता है, क्या इसकी फैमिली है, क्या ट्राइब, सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप अपने खुद सेल्फ नोट्स बनाइए एच सी दुबे के, और सारे ऑर्गेनिजम्स उसके विद एग्जांपल्स उनको याद कीजिए। ठीक है, और उसमें क्वेश्चंस, क्योंकि स्पोर्ट्स बेस्ड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये बुक बेस्ट है। तो इसमें फंगस, बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह के बारे में डिटेल में दे रखा है, आप उसको वहां से पढ़िए। उसके बाद आती है प्लांट पैथोलॉजी एट ग्लांस बाय उत्पल कुमार भट्टाचार्य। तो उसमें लाइनर, वन लाइनर भी हैं, कुछ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो उसमें दे रखा है कि किस तरह से कौन सी डिजीज जो है वो किस तरह से एक्ट करती है, कौन से उसमें मैनेजमेंट है। तो उसमें बहुत डिटेल में दे रखा है, आप उसको एक बार रीडिंग जरूर दीजिए, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आती है एक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पैथो पढ़ तो लेते हैं लेकिन पैथो में याद करने का बहुत ज़्यादा रहता है, आधी चीज़ें याद रहती हैं नहीं रहती हैं। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो मनोज कुमार यादवा की एक बुक है जो बहुत अच्छे से, उसमें तो जो जो आप टॉपिक्स पढ़े जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फंगस एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा, तो उस एस्कोमाइसिटीज से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले आप उसको सॉल्व करिए, फिर आप देखिए आपको उसमें से कितना याद रहा। जो नहीं रहा उसको रोज, तो जो जो आप टॉपिक करते जाएंगे एक बार उसको अगले दिन जरूर मेमोराइज करना, क्योंकि टेक्सोनॉमी याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। उसके अलावा एक एंग्राउ के नोट्स हैं जिसमें इटियोलॉजी वगैरह बहुत अच्छी दे रखी है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से वो नोट्स ले सकते हैं फॉर पैथोलॉजी पर्पस। फिर आता है सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीड साइंस के लिए तो एक मेन बुक है पीके अग्रवाल। उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिव के लिए रंग्याकिनी। तो आप इसमें देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चंस दे रखे हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर विकास मंगल जी की एक यूट्यूब सीरीज है जिसको आप देखिए, उसमें बहुत अच्छे से स्पेशली फॉर जेआरएफ स्टूडेंट्स ही उसमें दे रखे हैं। 8 7 8 वीडियोस हैं, वो आप देखिए, 15 15 मिनट की वीडियोस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे ही बन जाते हैं। तो उसमें सीड सर्टिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, क्लासिफिकेशन, ये सब आपको डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद तो मैम जैसे आपने जो ये बुक लिस्ट बताई है, आपने पूरी स्ट्रेटजी जो शेयर की है कंप्लीट, आपने जो सिलेबस शेयर किया है, उस कुछ बुक्स हो रहा है बाद में हम डिस्कस करते हैं, आप ये डिस्कस कर लीजिए पहले। तो जब जैसे प्लांट फिजियोलॉजी होती है, तो उससे जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और आते हैं ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, तो उसमें साइकिल बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स हो गया, कितने एटीपीज बनते हैं, किस स्टेप पे बनते हैं, कौन से एंजाइम्स कहाँ एक्ट करते हैं, ये सब आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 to 15 है प्लांट फिजियोलॉजी का, +1 एनसीईआरटी बायो। सबसे
पहले आप उसको पढ़िए। मोस्टली जो प्लांट साइंसेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडिकल स्ट्रीम के ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको एडवांटेज भी है। और उसके अलावा एलन और हेलेक्स के नोट्स हैं, अगर वो आपको कहीं से अरेंज हो सकते हैं तो वो बेस्ट हैं, क्योंकि उसमें बहुत हम कर अच्छे से देंगे दे ना रखा मैडम, है। हम कर देंगे अरेंज, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कहाँ से करेंगे अरेंज। तो ये जो नोट्स है आपको, जो आपको लिंक दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल की, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आपको कहीं पे भी ना ढूंढना पड़े। हमारे पास है एलएन के नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे, जो एलएन का मॉडल है, जहाँ से आप अपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी टॉपिक है हमारे, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के हो गए, हमारे जो भी बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स थे वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कंप्लीट जो है अच्छे से वहाँ पे मेंशन है, तो वो हम आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल। तो बायोकेमिस्ट्री का सर ने कहा कि हम शेयर कर देंगे जैसे। और बाकी फिर भी अगर उसके अलावा कुछ रहता है, मतलब इसमें बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी जैसे डिफरेंट तरह की शुगर्स हैं, तो उनमें लिंकेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ग्लूकोज के कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस तरह की कहाँ लिंकेज होती है, अल्फा 1 to 4 है किस तरह की, उससे लिंकेज बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एंजाइम्स, विटामिन के रोल्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इस तरह की चीज़ों को आपको कवर करना है। और लिपिड्स हैं, उनकी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये टॉपिक आपको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, तो उसके लिए ये बुक है तारो एंड कपूर की। तो इसमें जो कुछ टेबल्स दे रखे हैं, पूरी बुक पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जो कुछ टेबल्स दे रखे हैं उनमें एग्जांपल्स दे रखे हैं कि किस एंजाइम का क्या यूज़ है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है पीपीबीएफआरए की वेबसाइट, तो उसमें एक एफएक्यूज करके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करके एक पीडीएफ दे रखी है उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उस पीडीएफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको सारे जो पीपीबीएफआरए के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह की वेराइटीज़ को हम रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या फार्मर्स राइट है, ब्रीडर्स राइट, सब कुछ उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है। तो ये सारा टॉपिक तो इस वाली पीडीएफ से ही सॉल्व हो जाता है। कोई 15-20 पेज की ये पीडीएफ होगी एंड इट इज़ वेरी गुड पीडीएफ। उसके बाद आता है टेक्स्ट बुक ऑन प्लांट जेनेटिक कंजर्वेशन, तो ये पीजीआर के लिए उषा कुमारी जी की एक बुक है, ये काफ़ी अच्छी है। तो इसमें आपको बेसिकली यही पढ़ना है कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज किस तरह के होते हैं, उनकी कैसे कंजर्वेशन करते हैं, पीपीवीएफआरए है, आईपीआरस हैं, बस ये बेसिक बेसिक आपको इतना ही आइडिया होना चाहिए। तो ये तो थी बुक लिस्ट। बाकी मैं यही रेकमेंड करूँगी, जब आप पढ़ रहे हैं उसके बाद अपने एक बार ज़रूर नोट्स बनाएं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, क्योंकि हमेशा आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो यही था बस। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आपको देखना है तो मैम का ऑलरेडी जो है एक पॉडकास्ट भी है, उसके अंदर भी यही बातें मैम ने की थी, वो भी आप चेक कर सकते हो, जिसके अंदर और हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था। मैम ये सब तो बात हो गई कि ये तो आपने जो रास्ता बताया ना कंप्लीट, ये तो फर्स्ट रैंक के लिए हो गया। सब कुछ जो करेगा उसकी तो रैंक आ जाएगी, पहली रैंक आ जाएगी। अब कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना कि मेरे को तो केवल एडमिशन लेना है, मेरे को तो एमएससी में एडमिशन लेना है, मेरे को रैंक नहीं लानी, मेरे को आईआरआई में सिलेक्शन नहीं लेना। ये सब जो भी मैम ने बताया वो सब कुछ आप कर लेते हो। जिस प्रकार से मैम ने बताया कि इस बुक से आप ये कर लोगे वो कर लोगे, उस तरीके से आप अगर करते हो तो आपकी फॉर श्योर रैंक आ जाएगी। ठीक है। बट अगर केवल किसी बच्चे को केवल मैम एडमिशन लेना है कि मेरे को तो बस एमएससी करनी है, उसके लिए एडमिशन चाहिए, तो वो एक दो बुक बता दीजिए आप, दो तीन, कि यार आप ये तीन बुक पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। उसके लिए सर मैं यही बोलूँगी, बीडी सिंह जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग दोनों पढ़ लें। और उसके बाद जो पैथो की है वो एंग्राओ के नोट्स, और सीड के लिए टीएनए के नोट्स, मोर देन एनफ। मतलब उसके इतना अलावा बहुत है। हाँ जी, बाकी पढ़ने की जरूरत, हाँ, इतना अगर डिटेल में बहुत जाने की मतलब जरूरत ऐसा होता है ना, ये तो सब उनके लिए है जिनको रैंक लानी है बेटा, जिनको मेहनत करके आईआरआई जैसे इंस्टीट्यूट से अपनी मास्टर्स करनी है, ये उनके लिए है। नहीं। जी। आपको केवल एमएससी में एडमिशन लेना है तो जैसे कि मैम ने बताया बीडी सिंह आप पढ़ लीजिए, दोनों जो है उनकी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की, और आप उसके अलावा एंग्राउ के नोट्स पढ़ लीजिए। और क्या बताया? और टीएनए के नोट्स सीड बस के लिए। टीएनयू के नोट्स आप सीड पढ़ के लिए। लीजिए सीट के लिए। ओके। उसके अलावा जैसे क्वेश्चन ये भी होते हैं बहुत बच्चों के, जैसे प्लांट साइंस क्या है, मोस्टली जैसे आपने बताया मैम, जो नीट बैकग्राउंड से हैं वही तैयारी करते हैं, बट जो नीट बैकग्राउंड से नहीं है तो वो ये सुनकर बार बार सुनते हैं ना, कोई भी बोलता है कि कोई भी आता है ये बोल देता है कि प्लांट साइंस है क्या, वो तो नीट वाले करते हैं, तो एक उनके फियर हो जाता है कि यार मेरा तो कैसे होगा, मेरे तो कंपिटिटर्स ही वो है जो ऑलरेडी 3-3 2-2 साल जो है वही सब्जेक्ट पढ़ के आए, क्योंकि मोस्टली 50% सिलेबस मैच करता है। अगर हम बात करें तो ये सब बायोलॉजी जो नीट की जो 12th लेवल की है उससे मैच करता है हमारा। तो क्या उनको अंडर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए या फिर उनको भी जोश में आना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ?
मैं मानती हूँ सर उनके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन मैं ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट ब्रीडर्स को जानती हूँ जिनका नॉन मेडिकल बैकग्राउंड था। जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो जो मैं पालमपुर यूनिवर्सिटी में थी, तो मैं एक ऐसे बहुत अच्छे साइंटिस्ट को जानती हूँ जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड थे, बट ही इज़ अ वेरी गुड मतलब ब्रीडर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल। मेडिकल वालों के ऑलरेडी कंसेप्ट जैसे बायोकेमिस्ट्री है, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी है, और पैथो में भी जैसे हम स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी होती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं वो एज रहता है, और नॉन मेडिकल वालों को पहले ही कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका मेडिकल बैकग्राउंड है, तो एटलीस्ट आप उनसे उनको एक बार साथ में बिठा के उनसे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्लांट फिजियोलॉजी मेजरली, और ये सब करके आप थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, बस ये है कि थोड़ा कंपैरेटिवली मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन रहता है मैडम बच्चों का, जैसे कि क्या मेरे को कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह लेनी चाहिए, या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट चीज़ है वो सेल्फ स्टडी ही है, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, अगर आप कोई मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स नहीं सॉल्व करके देख रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी इज नॉट सफिशिएंट फॉर दैट, अगर अच्छा रैंक चाहिए तो। हाँ, मतलब मैं भी ये बोलना चाहूंगा, जैसे सेल्फ स्टडी से अच्छी कोई स्टडी नहीं है, जी पर हमेशा रैंक जिनकी आती है उनकी सेल्फ स्टडी से आती है बेटा। कोचिंग से किसी की रैंक नहीं आई, हम खुद बोल रहे हैं ये बात। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो ही आपकी रैंक आएगी। आपको एज मिल सकता है, आपको एडवांटेज मिल सकता है कि आपका डिसिप्लिन में आप आ जाओगे। अगर डेली आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आपसे ये रहेगा कि हाँ, कल सर ने पढ़ाया था, मेरे को आज पढ़ना है। वो एक डिसिप्लिन आ जाएगा, एक रूटीन आ जाता है कोचिंग वगैरह से। कोचिंग नाम में देखो ना, कोच है, वो आपको गाइड कर सकता है, पर वो आपको घोल के नहीं पिला सकता कि वो घोल के पिला दिया भाई ये लो, ये सेल बायोलॉजी का और गिलास उससे है, लो कहीं ना पी लो। कहीं हम डिपेंडेंट भी बन जाते हैं बिल्कुल, कि अगर कोई ये पढ़ा बात रहा है आपने तभी बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक नहीं कही। तो नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, ये डिपेंडेंसी वाली जो बात है ना, वो तो वो हो गई कि स्पून फीडिंग हम करा रहे हैं। ठीक है, स्पून फीडिंग की कभी कभी आदत लग जाती है ना, वो बहुत गलत होती है। कि कब मिलेगा ये मेरे को कंटेंट, जब सर देंगे तभी मैं पढ़ूंगा, ये तो मेरे को करवाएंगे उसी दिन मैं पढ़ूंगा, तो वो डिपेंडेंसी आ जाती है, वो गलत है कहीं ना कहीं। तो इसलिए सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। लेकिन फिर भी जैसे अगर आपको लगता है कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, आपने प्रयास करके देख लिया, पहले प्रयास करके देखिए मैं कर पा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आपका हिंदी बैकग्राउंड है, नहीं हो रहा है सर मेरे से, तो उसके बाद एक अच्छा इंस्टीट्यूट आप देखिए। पहले आप डेमो क्लासेस देखिए, देखो किस प्रकार से, देखो सबसे मेन चीज मैं आपको यही बताऊं कि कैसे आप चूज करें कोई भी इंस्टीट्यूट जो है। सबसे पहले जो पहली नीड है हमारी, कोचिंग आप सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सबसे पहले आप देखिए डेमो क्लासेस। डेमो क्लासेस कि वो जो हमें कोर्स में देंगे वो क्या देने वाले हैं, डेमो क्लासेस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट, क्वालिफिकेशन क्या है, जहां से मैं ले रहा हूँ, क्या उन्होंने पहले कहीं पे जेआरएफ एसआरएफ जैसी जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक किया है? क्रैक किया तो उनकी क्या रैंक थी, पता लगाइए यार। इतना तो आप कर सकते हैं, इतने समझदार तो आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप फीडबैक की कोशिश कीजिए। फीडबैक मिलेगा, आप जहां पे भी जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी जो है आपको फीडबैक देखने को मिल सकता है, उनकी वेबसाइट पे या कहीं पे भी। तो वेबसाइट पे हो सकता है कि लोग जो है खुद भी करवा लेते हैं कि हम ऐसे हैं वो है, बट यूट्यूब पे मोस्टली ऑनेस्टली आपको फीडबैक देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं इनका कोर्स ले लूं, क्या ये अच्छा पढ़ाते हैं, क्या ये अपने वर्ड्स पे रहेंगे, क्या ये सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। तो ये सब जांचने परखने के बाद में ही आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, अन्यथा आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। 3 या 4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए जो भी है वो आपके बर्बाद नहीं होंगे, आपकी बेटा पूरी 1 साल बर्बाद होगी, पूरी 1 साल। पूरी 1 साल नहीं, वो जो 1 साल है वो पता नहीं आपको कितनी साल पीछे ले जाएगी। जो आपका कंप्लीट जो गोल है वो चेंज हो जाएगा। आपका गोल डिसाइड करती है आपकी यूनिवर्सिटी। आईआरआई में आने से पहले कोई एआरएस बनने की नहीं सोचता है, बट जिस दिन आईआरआई का पानी पी लेता है ना, उस दिन उसके दिमाग में ये घुस जाता है अब तो मेरे को क्या बनना है, एआरएस ही बनना है। ठीक है, तो वो बात है कि आप कहाँ का पानी पीना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सो मैम आई थिंक एंड करते हैं इस वीडियो को। और जी सर। इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई, हम अनफिल्टर्ड रखते हैं हमारे जो भी वीडियोज है, हम खुल के बात करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हमने बुक लिस्ट बता दी ये पढ़ लेना बेटा, हमने ये बताया कि इसमें कौन सी बुक लिस्ट जो है उसमें आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से आपको कवर करना है,
यूट्यूब चैनल्स भी हमने मेंशन किए हैं कि कौन से यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे जो आपको मेडिकल के जो है नीट की जो तैयारी करवाते हैं, बहुत यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो भी आप रिकमेंड कर सकते हो, आप देख सकते हो। वन जो भी टॉपिक्स है उनके वन शॉट मिल जाएंगे या जो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अगर आईआरआई वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मतलब इतना क्या शर्मा रहे हैं, मतलब इतना क्या आप वीडियो देख के जाते हैं नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, आपके लिए जानकारी लाएंगे और वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल ही होगी, ठीक है। तो मैम एंड करते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और ये कोई इतना बड़ा राय का पहाड़ नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आराम से हो जाएगा, बस कॉन्फिडेंस रखिए और जो जो हमने आपको टिप्स बताई हैं उनको फॉलो बिल्कुल, कीजिए। आकांक्षा मैम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, बस रखिए अपने आप में विश्वास। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद। जय हिंद।